Hey everyone, welcome to class. In today's class, we are going to solve yet another passage. This is for CAT 2024 और इसमें अभी हम solve कर रहे हैं CAT 2023 के सारे past year passages जो इसी साल आए actually अभी साल खत्म नहीं हुआ है. That right, we are going to finish. So again हम slot 1 के passage कर रहे हैं. We need to understand two things students before we really start practicing the passage. First thing, इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेबलरी. राइट, वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप वोकेबलरी पे काम नहीं करोगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको पैसेज में कुछ ना कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन रहेगा ही रहेगा, इजंट इट? सो प्लीज ट्राई टू लर्न 10 to 15 वर्ड्स ऑन डेली बेसिस. डेली या तो आप डेली रीडिंग कर रहे हो 2 से 3 आर्टिकल्स की, ऑटोमेटिकली आपको डिफिकल्ट वर्ड मिलेंगे, आप उनको चेक करोगे डिक्शनरी में, वैसे आप कर सकते हो. और 10 से 15 वर्ड्स आपको सीखने हैं, या डायरेक्टली आप एक वर्ड लिस्ट बना के नोटबुक में लिख के मीनिंग लिखो, सिनोनिम एंटोनिम्स लिखो, एग्जांपल्स लिखो, वैसे भी आप कर सकते हो. बट यू हैव टू लर्न 10 to 15 वर्ड्स डेली. सेकेंडली, लेट्स जस्ट अज्यूम कि अगर यही पैसेज आपकी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज में होता है, इट कैन बी हिंदी एनीथिंग एल्स, यही सब सेम चीजें लिखी होती है, इट विल बी इजियर फॉर यू टू locate the answer or something. So your comfort and familiarity with the language is quite important, right? आप इसको comfort बोल दो या familiarity बोल दो. और इसको इस चीज को improve करने का कोई भी तरीका नहीं है except students regular reading, right? Regular reading, daily reading for half an hour, 1 hour is quite important. That is also you need to understand. राइट, बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश मूवीज देख लें, सॉन्ग सुन लें. यस, अगर आप बहुत ही वीक है तो ये भी एक गुड स्टार्ट है. पर क्योंकि एग्जाम में आपके लिसनिंग या बाकी स्किल्स चेक नहीं होती, ओनली रीडिंग स्किल, पैसेज आ गया, पैराचेम्बल आ गया, तो ये तो आपको स्टार्ट करना ही करना है. इफ नॉट नाउ देन मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. सो मेक श्योर यू रीड फॉर हाफ एन आवर, 1 hour ऑन डेली बेसिस. एंड एट द सेम टाइम आप जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उन पे भी ध्यान दो. रोज 1 घंटा. राइट ना, आप जब रीड करो जो भी 5, 10, 15 आपको वर्ड्स मिल रहे हैं न्यू, आप उनको इम्प्रूव करो. वैसे ही करके आपका धीरे धीरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगा. या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैसेज. ये पैसेज कर रहे हैं हम. टिल यू रीडिंग द पैसेज आई जस्ट स्विच ऑफ द वीडियो बिकॉज इट्स कवरिंग द पैसेज, एंड देन विल मीट अगेन वंस वी हैव रेड द पैसेज. राइट, सो ठीक है, इसको साथ में रीड कर लेते हैं. What exactly are we talking about here? So 50 years after its publication in English in 1792, and just a year since Marshall Sahlins himself died, we may ask, why did his essay Original Affluent Society have such an impact, and how has it fared since? मतलब हम बोल रहे हैं कि इस पब्लिकेशन को, इस बुक को, उसके डेथ के बाद भी इसने इतना ज्यादा इम्पैक्ट किया, और उसके बाद अभी भी क्या चल रहा है, हैज फेयर्ड सिंस, मतलब अभी भी क्या इम्पैक्टफुल है, नहीं है, व्हाट इज इट? So this is our main topic. Okay, now इस essay में उसने लिखा क्या था? So his principal argument या main point was that before being driven into marginal environments, कि पहले हम जो जिस अभी जैसे for example हम colonized हुए, या अभी हम थोड़े developed people हैं, right? हम लोग hunter gatherers थे, hunters से ऐसे भाई जंगलों में रहना and everything, foragers were not engaged in desperate struggle for meager से, और ऐसे जैसे अभी हम सर्वाइवल के लिए 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स, वैसा पहले नहीं था. इनफैक्ट एट दैट टाइम पीपल सेटिस्फाइड देयर नीड्स विद फार कम काम करते थे, शांति से रहते थे. राइट, जो कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद में जो लोगों की लाइफ खत्म हो चुकी है, वैसा नहीं था. सो लीविंग देम मोर टाइम टू यूज एज दे विश. उस टाइम में लोगों का ज्यादा टाइम था, लोग जैसा चाहते थे वैसा रहते थे. That is what he has written in his essay Original Affluent Society. Hunters he quipped, जो जनरली हंटर्स थे, कि बैंकर्स आवर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 इतना ही काम करेंगे, उसमें कुछ हंट मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, बस इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते. वो दे नेवर मैक्सिमाइज देयर वर्क. राइट, मेनी वर मोर कंसर्न विद द गेम ऑफ चांस एज इन कि हाँ आज जाएंगे हंटिंग करने 6 घंटे 5 घंटे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, रादर देन विद चांसेस ऑफ गेम, मतलब चांस ही कभी कभी मिल रहा है कि यार आज तो बिजी, आज नहीं जा पाए, वैसा नहीं, जो है जितना है उतना ही करेंगे. सो ही इज सेइंग अर्लियर सोसाइटी लाइक वाज मोर फ्री लिविंग, या अपने हिसाब से रह रही थी, जबकि उनके तो उस टाइम डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था. कंपेयर टू नाउ पीपल एवरीथिंग ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग, बट स्टिल पीपल आर स्लेव्स, राइट, टू देयर जॉब्स एंड एवरीथिंग. सो दिस सो कॉल्ड नियोलिथिक रेवोल्यूशन ऐसे जब ये चीजें धीरे धीरे आई, लाइफ थोड़ी बेटर हुई है, जो भी है चीजें आई, इम्पोज हार्श, उसके बाद हार्शर वर्क रूटीन आया लोगों में, राइट, लोग ज्यादा काम करने लगे, एंड ऑल दोस इनइक्वालिटी बढ़ी, एंड ऑल दोस थिंग्स.
सो हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि फोरेजर के पास कोई ऑप्शन था कि भाई कुछ था ही नहीं उस टाइम पे करने को, काम ही नहीं था, जॉब्स भी नहीं, तो ऐसा नहीं था। दे हैड ऑल्टरनेटिव्स बट दे रिजेक्टेड देम। उनके पास ऑप्शंस थे उस टाइम पे भी काम करने के, बट उनको नहीं करना था, उनको फ्रीली अच्छे से नॉर्मल शांति से रहना था। सो टू साले दिस शो दैट फोरेजर्स आर नॉट सिंपली एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी और विक्टिमहुड। कैसा नहीं कि भाई विक्टिमहुड है कि बेचारे भाई कुछ काम नहीं था या फ्री थे या डाइवर्सिटी है, नहीं। बट एक्चुअली जो हम बोल रहे हैं जिसमें जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है इस ऐसे में, कि सोसाइटी कैन मेक रियल चॉइसेस, या मेक कि आप बेसिकली अपने हिसाब से लाइफ जी सकते हो। कल्चर, अ वे ऑफ लिविंग ओरिएंटेड अराउंड अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ वैल्यूज, अब डिफरेंट उनके सेट ऑफ वैल्यूज, उनके लिए फ्री रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। राइट, एक सेल्फ कलेक्टिव सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि आप अपने हिसाब से रह रहे हो, isn't it? Like that. So basically वो लोग अपने हिसाब से रह रहे थे, जबकि उस टाइम इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, इतना डेवलपमेंट भी नहीं था। एंड दैट इज व्हाट सो स्पेशल अबाउट दिस एफ्लुएंट सोसाइटी ऐसी। Okay. Now we are saying क्या exactly important नहीं था and what was more important in this essay. But the point of the essay is not so much the empirical validity of the data, the real interest, right, ki of for most readers. After all, it's not is not in foragers either today or in Paleolithic, but rather it's conceptual challenge to contemporary economic life and bourgeois individual कि कैसे like उनकी economy और जो individualism था उस this is what appeals to majority of the people. Yeah, then let's read further. सो ये सब से हमें क्या सीखने मिलता है? सी दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो कंज्यूमरिज्म हो गया या इतना डेवलपमेंट है एंड एवरीथिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो ऐसे है द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी ऐसे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इट ब्रॉट दिस क्रिटिकल पॉइंट इनटू एवरीवन्स माइंड और इन दिस वर्ल्ड कि कैसे फॉर एग्जांपल इतने रेडिकल ऑल्टरनेटिव्स जो भी हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं, रीडर्स लाइफ रियली एग्जिस्ट इन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सीक्स वेल्थ। फॉर एग्जांपल अभी जो सबको पैसे चाहिए through ever greater material production to meet infinitely expansive desires and everything. पर उस टाइम पे जो foraging hunter gatherers थे, they followed the zen road as in शांति से अपने affluent धीरे धीरे रिच बनते थे, अपने आप को बेटर करते थे, इतना कोई इतनी जल्दी या इतना कुछ हेक्टिकनेस नहीं थी। एंड नॉट बाय गेटिंग मोर एंड बाय वांटिंग लेस, है ना, कि ऐसा नहीं कि मिल काम ज्यादा ले रहे हैं, वो नहीं, वो शांति से धीरे धीरे करते थे। इफ इट सीम्स दैट foragers हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड प्रोग्रेस, अगर किसी को लग रहा है कि पर हाँ वो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, अभी लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ज्यादा जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है, दिस इज ड्यू ओनली टू द एथनोसेंट्रिक सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ द वेस्ट, कि मतलब ये तो वेस्ट अपनी तारीफ करता है इसलिए, वरना ऐसा कुछ है नहीं। rather than accumulate material goods, these societies are guided by other values, leisure, mobility, फ्रीडम। उन लोग के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उन लोग चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, दे हैड दैट, राइट, दे हैड फ्रीडम, दे हैड फ्री टाइम एंड एवरीथिंग। नाउ द कंक्लूजन। Now, if we see this entire situation, like in today's context, or today's time, we do acknowledge कि जो colonialism था, racism है, या ये सारी चीजें हैं, right? It does not thematize them as heavily as we might today, कि भाई, like now rebuking as to oppose something. Evolutionary anthropologists for treating present day forager are left behind by progress, कि अगर कोई बोल रहा है कि यार वो पुराने लोग तो ठीक है शांति से रहते थे, क्या ही करते थे, क्या ही डेवलपमेंट ले आए, it too can succumb to the temptation to use them as proxies for Paleolithic. Paleolithic as in कि भाई पर बेसिक सिंपल उनके पास वो सारी चीज जो आज के लोगों को चाहिए पर उनके पास नहीं है, राइट, आज लोगों के पास नहीं है इस तरह का फ्रीडम, लेजर, मोबिलिटी। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम अप्रिशिएटिंग साइलेंस। तो अभी हमको समझना चाहिए कि साइलेंस जो एक चीज, एक दुनिया दिखाई है अबाउट पीपल ऑफ दैट एरा, राइट, जो लोग बहुत फ्रीडम के साथ रहते थे, दैट इफ वी वांट टू सीरियसली सी न्यू पॉसिबिलिटीज, वी नीड टू लर्न अबाउट एक्चुअली इनहेबिटेबल वर्ल्ड्स, कि भाई कहाँ कहाँ ये चीज हो सकती है, दिस काइंड ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल। सो भले ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट वी नीड टू स्टिल अप्रिशिएट लाइक दिस इज अ पॉसिबिलिटी स्टिल। नाउ वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, वी कैन इन्फर, जस्ट अ मिनट, इसको हम, हाँ चले आते हैं। वी कैन इन्फर दैट सालिन्स मेन गोल इन राइटिंग हिज एसे वाज टू, सालिन का मेन गोल क्या था, हमको बताना कि कैसे देखो आपके पास सब कुछ है फिर भी यू डोंट हैव फ्री टाइम, और कैसे उन लोगों को देखो हंटर गैदरर्स को उस पहले के पुराने जमाने के, कि दे हैड सो मच फ्री टाइम, लाइक लेजर, मोबिलिटी, ऑल द फ्रीडम दे वांटेड। सो लेट्स रीड द ऑप्शन, राइट, लास्ट few lines are kind of concluding Salin's point. So hold a mirror to an acquisitive as in acquire करना, materialistic society, कि we are a materialistic society, हमारा सब कुछ है, yes, so materialistic society with examples, uh,
ऑफ अदर कम्युनिटीज, दूसरे कम्युनिटी जो पुराने कम्युनिटी उनके दैट हैव चोजन सक्सेसफुली टू बी नॉन, जिन्हें चूज किया है भाई, उनके लिए मटेरियल गुड्स ये सब की इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, दे वांट लेजर, मोबिलिटी, फ्रीडम, राइट, उनको तो वैसे ही रहना है। सो कुड बी, दिस कुड बी आवर आंसर। ऑप्शन बी, हाईलाइट द फैक्ट दैट व्हाइल वी स्टार्टेड ऑफ एज फेयरली कंटेंटेड, हमने इक्वालिटी इक्वालिटी के साथ हमने शुरू तो किया था, वी हैव प्रोग्रेसिवली डीजनरेट इनटू मटेरियलिज्म, पर नहीं मटेरियलिज्म तो है ही, और अब इनइक्वालिटी भी आ चुकी है, यही तो हम बोल रहे हैं इन द पैसेज ऑल्सो, कोलोनाइजेशन के बाद में जो इनइक्वालिटी है, राइट, ग्रोइंग इनइक्वालिटी इन एवरीथिंग, तो ऐसा नहीं कि हमने इक्वालिटी शुरू किया, बट अब इनइक्वालिटी जरूर है, इक्वालिटी के बारे में कहीं नहीं लिखा है। सुनो, counter Galbraith's pessimistic view of the inevitability of capitalist trajectory for economic growth, कि अभी कैपिटलिस्ट तो दुनिया बनेगी ना अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो अगेन दैट्स नॉट द पॉइंट, ऑफ कोर्स गैलब्रेथ इज स्केप्टिकल इज अबाउट दिस कि भाई कैसे अमेरिका पोस्ट वॉर प्रोस्पेरिटी इनइक्वालिटी इन ऑल दोस थिंग्स, तो पर उस दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ हिज essay टू गो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, बट टू showcase a community how free they were and how can we be too. Put forth the view that despite egalitarian origins, economic progress brings greater inequality and social hierarchies. Social hierarchies, not very sure. And despite equal origins, economic process से सब inequality हो जाती है, ऐसे नहीं, despite there is no equality. पहले लोग शांति से रहते, इक्वालिटी की बात नहीं है, जो है ऊपर नीचे कम ज्यादा, nobody was comparing. Now people want more materialistic goods and all those things, right? अब लोगों को फ्री नहीं रहना, it's not about equality as such, isn't it? That's not the main point. So option A covers the main topic. Now let us see the next question, everyone. मैं अपने आप को मूव कर लेती हूँ here, and I can also erase this. ठीक है, चलो। The author of the passage criticizes Sahalin's essay for its, क्यों criticize कर रहा है author, कि किस किस चीज पे? So if we read towards the end, देखो author क्या बोल रहा है, see about here, the so-called Neolithic revolution, rather than improving life, imposed a harsher regime and set in motion the long history of growing inequality. Right? ये सभी agriculture, industrial societies के बाद आया. Apart from that, see, Kenneth Galbraith's के statement क्या है? Skeptical portrait of America's post-war prosperity and equality, dripping with new left contempt for consumerism. The original affluent society brought this critical perspective to bear on the contemporary world. It did so through classic, right? All these जो भी हैं कि भाई कैसे उनके वो desires नहीं थे, right? उन societies के उनको peace चाहिए था, that. So अगर किसी को बाद में लगता है कि they were left behind, they were not as developed or anything like that, तो ऐसा नहीं है, like they had what they wanted, and if we really see we can also bring that kind of society. So let's read. Cursory treatment of the effects of racism and colonialism on societies, कैसे racism की वजह से जो inequality, उसको सालिन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, rather बस वो लोग कितने सही थे and everything, क्या उस चीज पे उसको क्रिटिसाइज कर रहा है इन अ वे, यस, गैब्रेथ भी उसी चीज पे बोल रहा है कि ये भी बोल रहा है कि इसके बाद तो ये चीज होनी ही थी, इट्स नॉट लाइक पहले दे वर नॉट कॉलोनाइज्ड, हर कोई अपने काम से काम रख रहा था, isn't it? Failure to supplement its thesis with robust empirical data, कि इस पे कोई डेटा नहीं है, ये डेटा रिलेटेड कोई कोई कमेंट नहीं कर रहा है, so we cannot say that, especially if you read last two paragraph. Yeah, outdated values regarding present day foragers, there's no present day foragers, हम past foragers की बात कर रहे हैं, isn't it? Critique of anthropologists who disparage और belittle the choices of foragers in today's society, उन लोगों को criticize कर रहा है कि भाई कैसे तुम उन लोग की choices को आप belittle कर रहे हो, क्यों free time किसी को नहीं चाहिए होगा, क्यों freedom नहीं चाहिए, क्यों काम करना है? So author is not criticizing that, author बोल रहा है कि सालिन ने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, कि of course उस टाइम पे फिर इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया एंड एवरीथिंग, ये कोलोनिज्म, रेसिज्म, बेसिकली लास्ट पैराग्राफ से आपको आंसर मिलेगा कि व्हाइल एक्नॉलेजिंग द वायलेंस ऑफ दिस जनरली इट डज नॉट थेमेटाइज, मतलब उसमें ये नहीं लिखा थ्योरी इज नॉट देयर हेवीली एज वी माइट टुडे, जितना कि आज हमें पता चलता है इन चीजों का असर, सालिन ने वो चीजें नहीं की है बट बाकी की है, सो ये ए इज द करेक्ट आंसर यू विल गेट फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड लाइंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ एवरीवन। क्लियर? एक बार फिर से पढ़ सकते हो आप। Let's move to next question. The author of the passage mentions Galbraith's The Affluent Society too. क्यों मेंशन किया उसने ये एफ्लुएंट सोसाइटी? टू डू व्हाट? सो लेट्स रीड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है। Famously skeptical portrait of America's post-war prosperity, inequality, and dripping with new left contempt for consumerism. Content dislike for consumerism. The original African society brought this critical perspective to bear on the contemporary world, as in how consumerism, materialism is not so good. It did so through the classic anthropological move of showing that radical alternatives to the reader's lives really exist, right? And yeah, so let's read the options. To document the author of the passage mentions this particular society here, right? यहाँ पे ये क्यों कर रहा है? Document the influence of Galbraith's cynical views on modern consumerism, on Sahalin's analysis of prehistoric societies. ये कैसे? नो, कंज्यूमरिज्म का जो एनालिसिस, पहले तो कंज्यूमरिज्म था ही नहीं प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज में, वो तो शांति से रहते थे, कोई मतलब ही नहीं था। सो नॉट रियली। शो हाउ Galbraith's theory refute or oppose Sahalin's thesis on the contentment of pre-hunter gatherers communities। ये कैसे ये उनको अगेंस्ट में जा रहा है? सी, शो हाउ Sahalin's views complemented, yes, Galbraith's criticism of the consumerism and equality of contemporary society। के दोनों अग्री करते हैं। देखो ये भी बात कर रहे हैं कंज्यूमरिज्म एंड इक्वालिटी पे कि पोस्ट वॉर के बाद जो भी रेस लोग आए, लोगों ने इन्वेट किया, रेसिज्म हुआ, कोलोनाइजेशन हुआ, ये सबके बाद में ये सारी चीजें आई हैं। और ये भी बोला कि जितना हम आज इस चीज को ध्यान देते हैं उतना अच्छे से सालिन ने नहीं लिखा है। बट हैविंग सेड दैट, ये सब बोलने से पहले ऑफ कोर्स उसने बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटीज और बहुत सारी चीजें बताई भी हैं। सो वी नीड टू लाइक नो लर्न फ्रॉम हिज वर्क। देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम हिज वर्क। सो उसने क्यों मेंशन किया कैसे सालिन के व्यू एक्चुअली सिमिलर हैं गैल्ब्रेथ से, कैसे जो कंज्यूमरिज्म, इनइक्वालिटी या ये सब चीजों पे बात कर सकते, सालिन ने उन चीजों पे इतना ध्यान नहीं दिया। he does not does that he did not do that, and Kenneth Galbraith also says the same, isn't it? These two lines. So see, he does not refute, दोनों के points same है। Contrast the materialist nature of contemporary growth paths with the pacifist content ways of living among the foreigners। तो वो तो pacifist content है, वो सालिन का है कि भाई शांति से वो लोग रहते थे। आज का जो है वो ऑथर बता रहा है। क्वेश्चन है गैल्ब्रेथ का क्यों मेंशन किया गया, उसने जो बोला है तो उसका तो ये जवाब ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, फोर्थ। द ऑथर mentions Tanzania's Hadza community to illustrate। illustrate means example। सबसे पहले देखते हैं कहाँ लिखा है, लेट्स रीड इट। Yeah, so यहाँ पे लिखा है Hadza of Tanzania। Let's read. Foragers had other options. These Hadza of Tanzania, who had long been surrounded by farmers, knew they had alternatives and rejected। उनके पास options थे और काम के और extra earn करने के, but they always rejected them. To silence this showed that foragers are not simply examples of human diversity of or victimhood। कैसे कि बेचारे किसी के चक्कर में फंसे हुए थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे, या लाइक स्लेव से किसी चीज के, ऐसा नहीं था। रादर दे कुड मेक रियल चॉइसेस। उनको जो ठीक लगता वो करते थे, उनके जो सेट ऑफ वैल्यूज थे वो उस हिसाब से ही रहते थे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिटन हियर? इफ यू रीड केयरफुली, सी द फोरेजर्स कम्युनिटी, मतलब ये जो फोरेजर पुराने लोग थे, हंटर गैदरर्स, दे लाइफस्टाइल डिराइव नॉट फ्रॉम इग्नोरेंस। ऐसा नहीं उनको पता नहीं था क्या काम और कर सकते, दे हैड ऑप्शंस, उनको पता भी था, दे हैड ऑल्टरनेटिव्स, राइट, अबाउट, बट फ्रॉम देयर ओन चॉइस, पर अपनी चॉइस से फ्री रह रहे थे कि नहीं उनको नहीं करना वो सारे काम, राइट, उनको शांति से रहना है। That hunter-gatherer community's subsistence level techniques equipped them to survive well into nothing of these techniques are mentioned in the passage, isn't it? How pre-agrarian agriculture के पहले societies did not hamper the emergence of more advanced agrarian practice and country। Again, कैसे agriculture के बाद inequality आई, industrialization के बाद inequality आई, ये तो चलो लिखा हुआ है, isn't it? पर प्री अग्रेरियन वी डू नॉट नो कैसे उससे अग्रेरियन प्रैक्टिस एडवांस हुई, राइट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हाउ टू वास्टली डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड वर्किंग वर
were able to coexist in proximity from centuries. See, उस टाइम पे लोग शांति से रहते, अब सबको काम बहुत करना है, सबके मटेरियलिस्टिक गोल्स एंड एवरीथिंग। तो हेड्स ऑफ तंजानिया का एग्जांपल ये कैसे उनके पास चॉइसेस थी फिर भी रिजेक्ट करके वो लोग शांति से रहते थे। विच ओनली ऑप्शन सी स्टेट्स एंड नॉट ऑप्शन ए बी और डी। हमें सिर्फ ये 2-3 लाइन पढ़नी है। दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चंस आर जनरली इजियर। हाउ डू यू नो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन? कीवर्ड से आपको पता है कि यार मुझे ये यहाँ लिखा है, तो आई रीड दिस 2-3 लाइंस, मे बी मैक्सिमम दिस स्मॉल पैराग्राफ ऑफ 4 लाइंस एंड गेट माय आंसर। Yeah. So thank you so much everyone for attending this session. I'll be posting another session or come alive, or come live in next session. Just let me know what other passages you want to solve. Philosophy के आपको करना है, history के, science के कैसे हैं? And yeah, once we get say enough feedback on what kind of passages, हम ज़्यादातर sessions live ही करने वाले, recorded तो कम ही करने वाले हैं, ठीक है? In future also. So thank you so much everyone. Bye bye. Have a nice day. See you tomorrow at the same time.